जय साजन, मैं मुद्राज चौहान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा वाला पर। आज हम आपके लिए आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का हमारा आर्टिकल, जिसका अध्याय है पहला। इसका नाम है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हमारी किताब में पहली बार शुरुआत में हेडलाइन दे रखी है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। कोई भी तारीख है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इतिहास में जो ऐतिहासिक तारीखें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ तारीखें रटना है? इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले बदलावों के बारे में होता है। ये समझना कि अतीत में चीजें कैसी थी और उनमें अब क्या बदलाव आया है। ठीक है, तो इतिहास सिर्फ तारीख रखना नहीं होता है। लेकिन पहले जो तारीख इतिहासकार थे वो तारीख लिखते थे, तो वो इस इतिहास तारीखों के जादू में खोए रहते थे कि किस राजा की ताजपोशी कब हुई, कौन सा राजा कब बना, राजा का पुत्र का जन्म कब हुआ, तो वो इन्हीं में रहते थे। ठीक है, लेकिन इतिहास यही नहीं है कि सिर्फ तारीखें याद करना। इतिहास इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, जैसे कि अब पहले इतिहास में क्या थे, किस प्रकार की संस्कृति थी, अब संस्कृति कैसी है, समाज पहले कैसा था, समाज अब कैसा है, ये सब भी इतिहास का पार्ट है। ठीक है, अब देखो, इतिहास जो ऐतिहासिक सवाल होते हैं हमारे आसपास, कौन कौन से ऐतिहासिक सवाल होते हैं जिस पर हमें ध्यान नहीं जाता, कई बार ध्यान जाता है तो हम अचंभे में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक सवाल जो हमारे आसपास है, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। जैसे हम रोज काम करते हैं तो हम ऐसे ध्यान देते हैं कि कौन सा कोई ऐतिहासिक भी हो सकता है कोई चीज। और जैसे हम रोज चाय पी रहे हैं तो हम ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि जैसे नहीं दे रहे हैं कि चाय चाय कब से शुरू हुई। ठीक है, लेकिन कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, कभी कभी हम अचानक सोचने से और इच्छुक हो जाता है। ठीक है, रोज हम चाय पी रहे हैं, हमें पता नहीं, रोज हम मानते हैं कि स्वाभाविक चाय पी रहे हैं, लेकिन अचानक ऐसा सवाल आ जाए कि मानो कि हाँ, ये चाय पीना कब से प्रारंभ किया लोगों ने। ठीक है, तो ये भी एक सवाल है। ठीक है, जैसे चाय कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ, ये भी हमारे आसपास ऐसे सवाल है। ठीक है, रेलवे का निर्माण कब हुआ, हम रोज रेल में यात्रा करते हैं। ठीक है, आते जाते रेल हम जाते 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 देखते हैं तो हमें से स्वाभाविक लगता है कि हाँ, ये रोज जाती रहती है। लेकिन ये इसका निर्माण कब हुआ, ये कब शुरू हुई, ये ऐतिहासिक सवाल है। ठीक है, अखबार से पहले लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी? आज जैसे रोज रोज जानकारियां, खबरें वगैरह अखबार देखते हैं, लेकिन जब अखबार नहीं था उससे पहले लोगों को जानकारी किस प्रकार मिलती थी? ठीक है, ये रेलगाड़ी का चित्र है और ये लोग चाय पी रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अपनी किताब के अंदर ये चित्र दे रखा है। ठीक है, जिससे हमें उपनिवेशवाद का बोध होता है। ठीक है, चित्र लगाना मैं भूल गया था, तो हट गया किसी वजह से। ठीक है, उसमें एक चित्र दे रखा है जिसमें ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटानिया को भारत के लोग अपना भारत का पवित्र ग्रंथ उन्हें सौंप रहे हैं, और उनसे ऐसे लग रहा है कि उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए भारत में और भारत पर शासन करिए और हमारा संरक्षण कीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये चित्र बना था रेनेल ने। ठीक है, रेनेल, इसको मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको भारत के नक्शे बनाने के लिए काम किया। ठीक है, तो देखो, चित्र हट गया, चित्र पे किताब में दे रखा है। ये चित्र दर्शाता है कि भारत के लोग स्वेच्छा पूर्वक अपने पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटानिया को सौंप रहे हैं। ठीक, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वे उनसे आग्रह कर रहे हैं, आप आइए और हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा कीजिए। ठीक है, ये चित्र बनाया था रेनेल ने। रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे अवतरण चित्र 1782 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा। ठीक है, ब्रिटिश लोग नक्शे काम को सौंपा, तो ब्रिटिश लोग ऐसा मानते थे कि अगर हम किसी क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं तो उस क्षेत्र के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी हो, सही ढंग से जानकारी होगी तो हम उसे हम पूर्ण रूप से शासन चला पाएंगे। ठीक है,
ठीक है। अब देखो हमारी किताब के अंदर एक विज्ञापन विज्ञापन दे रखा है, ठीक है, लिप्टन टी का चाय, ठीक है। तो विज्ञापन और नई संस्कृति किस प्रकार आई, कब शुरू हुई, ठीक है। तो हमें ये विज्ञापन देख के पता चलता है कि उस समय के जो शाही लोग वगैरह, राजा महाराजा शाही लोग होते थे, जो अफसर अंग्रेज अधिकारी होते थे, वो इस चाय का उपयोग करते थे, ठीक है। इस विज्ञापन से पता चलता है, ठीक है। उस समय पहले लोगों की पसंद या नापसंद के बारे में पता चलता है, ठीक है। लोग किस प्रकार क्या क्या चीजें पसंद करते, क्या ना करते थे, ठीक है। तो पुराने विज्ञापनों में हमें समझने में मदद मिलती है कि उत्पादकों के लिए बाजार किस प्रकार तैयार हुए और नई संस्कृति चलन में आई, ठीक है। कि ये जो प्रचार वगैरह किया जाता है, ये कब से चलन में आया, किसी का विज्ञापन छापना कब से चलन में आया, ठीक है। इसके बारे में जानकारी मिलती है। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पी रहे, ठीक है। ये किताब के अंदर दे रखा है लिप्टन टी चाय का विज्ञापन, ठीक है। अब देखो समय को समझने के तरीके हमारी किताब में दे रखे हैं, समय को समझने के तरीके कि किसी समय को किस प्रकार समझा जा सकता है, ठीक है। जिस समय की तारीखें ना, फिक्स कोई तारीख ना हो, उसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो लंबी प्रक्रिया होती है किसी में लंबी प्रक्रिया। जैसे भारत के लोग अचानक एक दिन चाय पीना शुरू नहीं किए, इसका स्वाद धीरे धीरे लोगों की जबान पर चढ़ा, ठीक है। तो ये चाय हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक दिन उठे और चाय पीना प्रारंभ कर दी। तो चाय पीने का चलन है वो धीरे धीरे आया, एक लंबी प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तब जाके अब सभी लोग चाय पीते हैं, ठीक है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखो कोई स्पष्ट तिथि नहीं जिसके बारे में हम स्पष्ट तिथि नहीं बता सकते, ठीक है। लंबी प्रक्रिया नहीं है, कोई छोटी प्रक्रिया है, लेकिन ऐसे स्पष्ट तिथि नहीं है। जैसे ब्रिटिश सत्ता की भारत में स्थापना, कोई फिक्स तारीख नहीं है कि उस दिन आकर ब्रिटिश लोगों ने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया। ये एक धीरे धीरे प्रारंभ है, ठीक है। जैसे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, ठीक है। तो अचानक एक दिन से प्रारंभ नहीं हो, धीरे धीरे लोगों में आक्रोश हुआ, धीरे धीरे आंदोलन कर रहा है, ठीक है। और समाज में बदलाव, समाज हम देखते हैं बदलाव धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। एक दिन में ऐसे नहीं, एक दिन में बदलाव हो गया। इन सब के लिए कोई एक तिथि नहीं बताई जा सकती, ठीक है। इनके लिए एक तिथि नहीं बताई जा सकती, ये अस्पष्ट तिथि, ठीक है। अब देखो अवधि की बात, हम एक अवधि की बात कर सकते हैं, हम एक अवधि के रूप में बता सकते हैं कि इतने दशक में या इतने समय में ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक है। हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं कि लगभग सही अवधि जब वे खास बदलाव शुरू हुए दिखाई देने लगे, ठीक है। हम एक अवधि के रूप बता सकते हैं कि हाँ लगभग कि आज से 500 साल पहले लोगों ने चाय पीना प्रारंभ कर दिया, या आज से 200 साल पहले लोगों ने चाय पीना लगभग प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो हम एक अवधि के रूप बता सकते हैं, फिक्स तारीख नहीं बता सकते कि उस तारीख को ही प्रारंभ हुई, ठीक है। जेम्स मिल का विभाजन, ठीक है। जेम्स मिल ने इन्होंने इतिहास लिखा था जिसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को बदल दिया। ये जेम्स मिल की तस्वीर है, ठीक है। जेम्स मिल ने इतिहास लिखा था, अपनी किताब लिखी थी भारत का इतिहास लिखा, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। जिसमें उन्होंने 1817 ईस्वी में जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया, ठीक है। इन्होंने 3 कालखंडों में विभाजित किया भारतीय इतिहास को, ठीक है, ठीक है। जिसमें पहला था हिंदू काल, ठीक है, दूसरा मुस्लिम काल, इन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन किया, ठीक है, मुस्लिम काल, और बाद में ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश काल, ठीक है। ब्रिटिश काल, ठीक है। तो इन्होंने 3 भागों में इन्होंने धर्म के आधार पर विभाजन किया, ठीक है। तो अब देखो इनको क्या समस्या है, इनके विभाजन में क्या समस्या है, इनके विभाजन को क्यों स्वीकार नहीं कर सकते, इनके ऐसा इन्होंने क्या करे विभाजन जो हम स्वीकार नहीं करते, ठीक है। मीर को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं और उनकी राय में ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता की राह पर ला सकता, ठीक है। इनके इतिहास में ऐसा लगता है कि इनकी ये जो जेम्स मिल है, ये इनको ऐसा लगता था कि जो भारतीय समाज है या एशिया जितने भी समाज है वो यूरोप की तुलना में सभ्यता में पीछे है। ये मानते थे कि ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश शासन इन पर कंट्रोल करे और इनको सभ्यता पर लाए, ठीक है, इन पर शासन चला के इनको सभ्यता पर ला सकता है। अब देखो कालखंडों की समस्या है,
जो जेम्स मिल ने कालखंड किए उनमें क्या क्या समस्या है, ठीक है। उन्होंने तो धर्म के आधार पर समस्या की, अगर मान लो कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम काल बच गए, इनके अलावा उस समय धर्म थे, बौद्ध हो गए, जैन, क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं था, क्या उनका कोई इतिहास नहीं था, उनके बारे में, ठीक है। कालखंडों की समस्याएं, ठीक है। धर्म से परिभाषा, उन्होंने धर्म के आधार पर परिभाषा किया, ठीक है, कि क्या किसी युग को केवल किसी शासक के धर्म के हिसाब से तय किया जा सकता है, ठीक है। जैसे किसी देश में कोई मुस्लिम शासक है तो उसके अलावा और भी उसकी जनता होती है, ठीक है, तो उसमें अलग अलग, इसका मतलब औरों का जीवन का कोई महत्व नहीं है, उसमें सब अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग हैं। जैसे कोई यहाँ भारत में कोई हिंदू शासक है, हिंदू शासक शासन कर रहा है, तो उसके अलावा जैन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, इनका भी तो अस्तित्व है, ठीक है। पश्चिम की अवधारणा में इतिहास को कैसे विभाजित किया, ठीक है। अब देखना तुम्हें कि पश्चिम की अवधारणा में इतिहास को 3 भागों में तुम्हें याद रखना है। पश्चिम की अवधारणा भी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, तो देख लो पश्चिम की अवधारणा, पश्चिम के इतिहास कैसे बना, तो प्राचीन कालीन, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये विभाजन भी पश्चिम से आया है। क्या इसे हम बिना सोचे समझे स्वीकार कर सकते हैं? ऐसे हम इतिहास को स्वीकार कर सकते हैं कि मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। औपनिवेशिकवाद, औपनिवेशिक युग, ठीक है। जो भारत में जो अंग्रेजों का शासन था वो एक औपनिवेशिक युग कहलाता है। औपनिवेशिक युग तब होता है जब कोई देश किसी देश पर शासन चलाता है, ठीक है। तो देखो अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, इसीलिए इसे औपनिवेशिक युग कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजों के समय लोग स्वतंत्र नहीं थे, वो अपनी हिंसा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। अंग्रेजों के गुलाम रहकर कार्य करते थे, ठीक है। तो इसे औपनिवेशिक युग कहा जाता है, ठीक। भारत में ब्रिटिश शासन को औपनिवेशिक युग कहा जाता है, याद रखना। मतलब वो पेड़ में जकड़े वैसे तस्वीर देखो, मतलब वो स्वतंत्र नहीं थे अपने कार्यों के लिए। अब देखो शासन और अभिलेख, ठीक है। शासन के लोगों ने क्या क्या लिखे हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। लिखने की संस्कृति, अंग्रेजों की मान्यता थी कि हर निर्देश, योजना, फैसले लिखना जरूरी नहीं है। इससे विज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन की अवधारणा शासन की संस्कृति में पैदा हुई, ठीक है। अंग्रेज ऐसा मानते थे कि हर योजना या हर घटना को लिखना जरूरी नहीं है। जिसपे वेतन मिले या जिसे कोई प्रचार के लिए कोई प्रचार, मतलब कोई कंपनी वगैरह प्रचार करे कि जिस विज्ञापन चाहे या टिप्पणी करे, तो वो सब संस्कृति पैदा हुई, ठीक है। कि अखबारों में आप पैसे देकर भी विज्ञापन करवा सकते हैं, ठीक है। हर घटना को लिखना जरूरी है। अब देखो अभिलेख कक्ष, सभी शासकीय संस्थाओं में अभिलेख कक्ष बनाए गए। तहसील, कलेक्ट्रेट, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सब पे अपने अपने रिकॉर्ड, ठीक है। अभिलेख कक्ष मतलब जैसे कोई कलेक्ट्रेट है तो उन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए हैं वो उन कार्यों को लिख के रहेगा, ठीक है। तो उनको बोलते हैं अभिलेख कक्ष। वो कक्ष में लिख के रहेगा, जैसे कोई तहसीलदार है, उन्होंने तहसील में कौन कौन से काम करवाए हैं वो एक रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। अब देखो इनके संरक्षण के लिए, अभिलेखों के संरक्षण के लिए, ठीक है, कि जैसे इन्होंने जो रिकॉर्ड वगैरह लिखे हैं, संस्कृति आई है, उनके संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था थी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्थाएं बनाई गई, ठीक है। जो ये अभिलेख कक्ष थे, इनमें जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे उनको रखने के लिए, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसी संस्थाएं बनाई गई। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये भारतीय अभिलेखागार चित्र है, ठीक है, जो ये मैंने दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली के निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय सचिवालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों वास्तुकला के नजरिए से भव्य बन गए, ठीक है। 1920 में बनाया गया था भारतीय अभिलेखागार, जहां अभिलेखों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संरक्षित रखा गया, ठीक है। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखो अंग्रेज सर्वेक्षण करते थे, ठीक है। अंग्रेज लोगों को पता लगा था, तो सर्वेक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंग्रेजों की मान्यता ऐसी थी कि हम किसी देश को अगर समय किसी देश पर व्यवस्थित रूप से शासन चलाना है तो उस देश के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सर्वेक्षण का महत्व, सर्वेक्षण क्या है? सर्वेक्षण मतलब जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। घूम घूम के इकट्ठा लोगों को पता करना, ठीक है। जानकारी इकट्ठा करना,
अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है। सही ढंग से मतलब उसमें कौन कौन से लोग रहते हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं, क्या क्या खाते हैं, किस प्रकार वो मजदूरी करते हैं, क्या कमाते हैं, किस प्रकार की फसलें बोते हैं, किस प्रकार की उनकी भाषा है, ये सब जानना, ठीक है। तो पूरे देश में नक्शे तैयार करने के लिए बड़े सर्वेक्षण हुए, यानी पूरे भारत के अलग अलग गाँव के में सर्वेक्षण हुआ, ठीक है। यानी पूरे देश के नक्शे बनाने के लिए कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा गाँव कहाँ पर है, नक्शे बनाने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए लोग घूम घूम वहां से, ठीक है। गांव में राजस्व सर्वेक्षण मतलब गांव से राजस्व या गांव से टैक्स प्राप्त करने के लिए मिट्टी, पेड़ पौधों और फसलों का सर्वेक्षण किया गया। कौन से गांव में कौन सी बड़ी अच्छी फसल होती है, वहाँ की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, ज्यादा उपजाऊ है, कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। अगर ज्यादा उपजाऊ है तो ज्यादा राजस्व वसूला जाएगा। फसलें मूल्यवान, अगर मूल्यवान फसलें हो रही, ज्यादा कीमत वाली फसलें हो रही तो ज्यादा टैक्स वसूला, ठीक है। हर 10 साल बाद जनगणना, ठीक है। हर 10 साल बाद जनगणना शुरू की कि कौन से गांव में कितने लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या है, कौन से जाति के लोग रहते हैं, वो लोग कौन कौन से व्यवसाय करते हैं, ठीक है। वनस्पतियां कौन कौन, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है, सबके बारे में पता लगे। ये आप इसे तब देख रहे होंगे, इसमें देखो किसी गांव में अंग्रेज लोग आए हुए हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप कुछ मतलब पूछ रहे हैं कि बातें कर रहे हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप कौन से क्या करते हैं, आपका व्यवसाय क्या है, आप किस प्रकार खेती करते हैं, खेती करते किसानों में किस प्रकार खेती करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो इतिहास के विविध स्रोत तो इनके बारे में जानने हमारी किताब में दिए रखे हैं वही जान रखे हैं। इतिहास के बहुत सारे स्रोत होते हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने किताब में दे रखे हैं, इस अध्याय में दे रखे हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इतिहास के विविध स्रोत देखो, सरकारी डायरी, सरकारी रिपोर्ट, ठीक है। सरकारी रिपोर्ट में ये होता है कि सरकार से संबंधित और अधिकारी से संबंधित जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसमें आम लोगों की जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। अधिकारियों के विस्तार मिल जाते हैं, उसमें अधिकारी के विचार, उनकी दिलचस्पी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन आम लोगों की भावना नहीं मिलती, ठीक है। आम लोगों के बारे में पता नहीं चलता, क्या पता चलता आम लोगों वो सरकारी रिपोर्ट है, सरकार काम नहीं, ठीक है। व्यक्तिगत दस्तावेज, व्यक्तिगत का मतलब होता है कि कोई लोग डायरी वगैरह लिखते हैं, कोई अफसर वगैरह अपनी डायरी अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, व्यवहार के बारे में लिखते हैं, तो उनसे अब उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। डायरियां, यात्रा संस्मरण, आत्मकथाएं, लेकिन केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, ठीक है। ये सिर्फ जो व्यक्तिगत हैं, जो कोई पढ़ा लिखा लोग हैं वही लिख सकता है, अनपढ़ लोग ये डायरी नहीं लिख सकता अपने बारे में, उसको पता ही नहीं लिखा नहीं आता तो कैसे लिखेगा, ठीक है। अब देखो अखबार और साहित्य, ठीक है। जनता में बहस, ठीक है, जनता में बहस, नेताओं के विचार उस समय, ठीक है। अखबार क्या था, कवियों और उपन्यासों की भावनाएं, ठीक है, अखबारों में ठीक है। चुनौतियां, अनपढ़ लोग, किसान, मजदूर के अनुभवों को जानने के लिए, ठीक है, इनमें इनकी जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। ये पढ़े लिखे लोगों के काम थे। अनपढ़ लोग, किसानों, मजदूरों के अनुभव जानने के लिए और गहरी खोज करनी जरूरी है, ठीक है। हमें इससे इतना पता लगा सकते हैं और ज्यादा जानकारी चाहिए हमें इसके लिए, ठीक है। हमें हमारे अतीत यानी कई अतीतों को समझना होगा, ठीक है। हमारे इस अध्याय में इतनी जानकारी दी रखी थी, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।